नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति का पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। इसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं, उसके चुनाव की प्रक्रिया आदि के बारे में अध्ययन किया। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछली बार बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के जो सदस्य का मत है उसका मूल्य कैसे निकालते हैं, फिर एक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव को संपादित किया जाता है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित होने के लिए वैध मतों की संख्या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी निर्वाचित पद के लिए घोषित होने के लिए वैध मत हैं, उनकी यह सीमा निश्चित की है कि 50% से अधिक होना नहीं चाहिए। फिर है, राष्ट्रपति चुनाव के विषय में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट, कोई भी इस तरह का मत विवाद पैदा होता है, मतों में कुछ वैवादिक स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए किसी भी न्यायालय में उसको ले जाने का हक नहीं है। उसके दायरे के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा निश्चित किया गया है कि ऐसा विवाद कोई निर्वाचन से संबंधित है तो वह मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। उसको वहीं पर उसका निस्तारण करने का या उस विवाद को किस तरह से सुलझाना है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रमुख रूप से इसमें निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यशैली या कार्य करने की जो उनकी स्थिति है एवं उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है वह महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं उनको पद से अलग करने के लिए विशेष स्थान रखती है। यानी जो भी महत्वपूर्ण भारतीय केंद्र स्तर तक महत्वपूर्ण जो पद हैं, उनकी नियुक्तियां एवं उनको पद से अलग करना या पद से हटाना, यह सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में समाहित किया गया है। शासन संचालन संबंधी शक्ति, हालांकि गवर्नमेंट काम करती है, सरकार का एक दायरा है। राष्ट्रपति जो है वैधानिक दृष्टि से वह अपने अंदर ही उस सरकार को चलाने के लिए निश्चित करता है संविधान के अनुसार। शासन संचालन करने की जो भी शक्तियां हैं वह मैक्सिमम अधिकतम राष्ट्रपति के ही बैनर तले संपादित की जाती हैं। सैनिक क्षेत्र में भी इसको शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से हम या व्यवहारिक राजनीति के नज़रिए से देखें तो सरकार का जो कैबिनेट स्तर है वह ही इसमें मुख्य कार्य करने की क्षमता एवं निर्णय लेने की क्षमता निश्चित करता है। फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रपति के ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन सबको सरकारों द्वारा संपादित किया जाता है। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो इस तरह से हैं। फिर हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में कानून बनाने, अध्यादेश जारी करने,
विधि संबंधी क्षेत्रों में प्रशासन को किस तरह संपादित करना है, किस तरह संचालित करना है, सदस्यों का किस तरह से नॉमिनेशन करना है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार 123 1, 2, 3 ये अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 भारतीय संविधान के अनुसार क्या प्रबंध करता है। तो इसमें ध्यान रखें, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, वह इसमें निश्चित की गई है। जब संसद सत्र में न हो, संसद का विश्रांति काल चल रहा हो और उस समय की स्थिति में कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा कानून लाना है जो राष्ट्र हित में विशेष जरूरी है, तो वह सरकार के द्वारा प्रस्तुत करके राष्ट्रपति के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जारी करवाया जाता है। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से सरकार का ही इसमें अप्रत्यक्ष रूप से रोल रहता है, लेकिन सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को ही इसमें समक्ष लाया जाता है और उनके ही नाम से यह ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। जिसके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 अर्थात 123 इसको स्मरण शक्ति में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अध्यादेश की शक्ति है वह राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के अंतर्गत निर्धारित की गई है। फिर है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां या इमरजेंसी जो पावर हैं, इसको हम आपातकालीन शक्तियां भी बोलते हैं, एक्सीजेंसी पावर भी बोलते हैं, इमरजेंसी पावर भी बोलते हैं। जब संकट की स्थिति का हमें सामना करना हो देश के हित में इसके लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष पावर दी गई हैं। संकटकालीन प्रावधान हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में। जैसे युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है, इससे संबंधित जो संकटकालीन व्यवस्था है, इमरजेंसी सिस्टम को हमें किस तरह से लागू करना है, तो अनुच्छेद 352 के उपबंध द्वारा इसको राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत क्रियान्विति में लाया जाता है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 352 तीन ही अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन शक्तियों को निश्चित करते हैं। तीनों ही अनुच्छेद ध्यान रखने वाले हैं। अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 प्रमुख अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, जो राष्ट्रपति की शक्तियों को, संकटकालीन शक्तियों को सुनिश्चित करते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के अगर विफल होने का ऐसा आभास होता है, ऐसी आवश्यकता जाहिर की जाती है, तो उस संकटकालीन व्यवस्था में अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की सफलता के लिए जो विफलता की ओर जा रहा है, उस उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निष्पादक द्वारा अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है और वह आपातकालीन स्थितियों के अंतर्गत आता है। फिर इसमें अंतिम वित्तीय संकट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान रखें, अनुच्छेद 360 के अंतर वित्तीय आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को इस अधिकार शक्ति का प्रयोग करना होता है। भारत में आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम 1962 में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में, 1971 में द्वितीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में की गई। फिर है 1975 तीसरे आपातकाल की घोषणा जून 1975 में की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो संबंधी जो शक्तियां हैं, ये भी ध्यान रखनी होंगी हमें, जिसे हम निषेधाधिकार बोलते हैं, प्रोहिबिशन। राष्ट्रपति के वीटो पावर को 3
प्रकार की शक्तियों में प्राय विभक्त किया गया है। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। फिर है निलंबनकारी, सस्पेंशन, निलंबित वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। फिर है जेबी वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इनकार करता है और पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेज देता है। तो इस तरह से ये 3 वीटो की पावर राष्ट्रपति को हमारे यहाँ दी गई हैं, जो ध्यान रखने वाली है। धन्यवाद।